नमस्कार साथियों, राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं। कोर्ट का निर्देश ये है कि 15 अप्रैल से पहले चुनाव करवा लिए जाएं। आपको पता होगा कि पिछले एक साल से प्रशासक नियुक्त कर रखा है। पुराने सरपंचों का कार्यकाल जो है वो खत्म हो चुका था। इसी संबंध में अंतिम मतदाता सूची जो है ग्राम पंचायत की वो जारी की जा चुकी है। आपके बीएलओ साहब के पास जाकर के आप देख सकते हैं, प्रगणक साहब के पास आप जाकर के देख सकते हैं। और कोर्ट का निर्देश ये है कि 15 अप्रैल 2026 से पहले आपको चुनाव कराने हैं। इसी के तहत जो 2 बच्चों वाला जो नियम था, है ना, कि 2 से अधिक संतानों वाला चुनाव नहीं लड़ सकता है, उसको अब खत्म करने की मंजूरी जो है कैबिनेट ने दे दी है। इसका मतलब बच्चों की संख्या मायने नहीं रखेगी, चुनाव लड़ सकेंगे 3 बच्चे 4 बच्चे वाले भी। अब इसी क्रम में आप सभी के मन में जिज्ञासा होगी कि ये जो एमसीसी है वो क्या है ना। एमसीसी का मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आदर्श आचार संहिता। राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार होते हैं उनके आचरण को लेकर के चुनाव आयोग निर्देश जारी करता है, जिसको एमसीसी कहा जाता है, आदर्श आचार संहिता कहा जाता है। इस आदर्श आचार संहिता के अंदर कौन कौन से कार्य करणीय होते हैं और कौन कौन से कार्य अकरणीय होते हैं, कौन कौन से काम किए जा सकते हैं, कौन से नहीं किए जा सकते हैं, तो उन सब पर बात करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है भैरव टेक वेदर सर के यूट्यूब चैनल पर, और मैं हूं राधेश्याम जटिया। शैक्षणिक उद्देश्य से, जानकारी के उद्देश्य से वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर 2026, द्वितीय तल विकास खंड सचिवालय जयपुर। अब आदर्श आचार संहिता के सीधे अपन पॉइंट टू पॉइंट पर बात करते हैं। ये देखिए, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है साहब, हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचरण संहिता। देखिए सर, यहां से देखिए, पहला पॉइंट, सामान्य आचरण। किसी भी दल या उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, संप्रदाय व जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। किसी की जाति को टारगेट नहीं करना है, किसी के धर्म को टारगेट नहीं करना है, लोगों में विद्वेष फैले वैसा काम कोई भी नहीं करे, राजनीतिक दल भी नहीं करे, उम्मीदवार भी नहीं करे। ठीक है। यदि राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए तो यह उनकी नीतियों और कार्यक्रम गत रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखी जाए, वहां तक आप आलोचना कर सकते हैं। दलों और अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक गतिविधियों से असंबद्ध निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना होगा। असत्यापित आरोप, यानी कि झूठे आरोप, मिथ्या कथन के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से बचना होगा। हाईलाइट कर रखा है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, सांप्रदायिक या जाति भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, जो कि भारत में देखा गया है कि लोग लेते हैं। तथा चुनाव प्रचार के लिए किसी पूजा स्थल जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, चर्च आदि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये हो गया आदर्श आचार संहिता। किसी भी दल और उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध माना गया है, जैसे कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर पूरी होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा करना, किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना, मतदान केंद्र और मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि के अंदर मत संचयन यानी कि कन्वेंसिंग करना, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना, मतदान केंद्र में उसके आसपास विशृंखल यानी कि डिसऑर्डरली कंडक्ट करना, है ना, मतदान की कार्रवाई में बाधा डालना, मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना धमकाना या मतदाताओं का प्रतिरूपण करना आदि, इस तरह के कार्य बिल्कुल वर्जित रहेंगे चुनाव संपन्न होने के 48 घंटे तक और उससे पहले। ये आपको काम नहीं करने हैं। दलों या उम्मीदवारों को चाहिए कि वे अन्य व्यक्ति के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिए उनके निवास पर प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने जैसे तरीकों का सहारा नहीं लेवे, है ना। किसी से आपका विरोध है तो उसके घर का घेराव कर लिया, ये नहीं। इस बात का प्रयास करें कि प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और विघ्न रहित घरेलू जीवन के अधिकार, राइट ऑफ पीसफुल एंड अनडिस्टर्ब्ड होम लाइफ का वे आदर करें, चाहे वे उसके राजनीतिक विचारों या क्रियाकलापों के कितने ही विरुद्ध क्यों ना हो, आपका कोई कितना ही दुश्मन क्यों ना हो, आप इस तरह के विचार से बचें। किसी दल या उम्मीदवार को किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि पर चुनाव प्रतीक लगाने, ध्वज लगाने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने, बैनर लगाने आदि के लिए बिना अनुमति के उपयोग नहीं करना चाहिए, और न ही ऐसा करने की अनुमति अपने समर्थकों को देनी चाहिए। यानी कि आप किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत मकान है, उसकी दीवारों पर जाकर के अपने पोस्टर चिपका रहे हैं तो ध्यान रखें सामने वाले की अनुमति होनी चाहिए। मतदान के दिन और इससे एक दिन पूर्व की अवधि किसी दल या किसी उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा न तो शराब खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश किया जाए और न ही वितरित किया जाए। प्रत्येक दल और उम्मीदवार को अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के रोकना चाहिए। यानी कि मतदान से एक दिन पहले से ही और एक दिन बाद तक शराब पिलाना, पार्टी वार्टी करना, मीट वीट खिलाना, इस तरह के काम नहीं करने हैं। ठीक है।
पॉइंट नंबर 8, किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणना एजेंट नियुक्त नहीं करना है जो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार के अधीनस्थ कर्मचारी है, और न ही उन्हें अपने चुनाव प्रचार संबंधी कोई कार्य में शामिल करना चाहिए। यानी कि जो उम्मीदवार हैं अपना एजेंट बनाते हैं, पोलिंग एजेंट वगैरह, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाना है जो राजकीय सेवा में है। ठीक है। राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त 21 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। अब ये क्या है ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना जो है उसको देख लेंगे। सभाओं के संबंध में क्या है, दलों और उम्मीदवारों को चाहिए कि वे और उनके समर्थक अन्य दलों या उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सभाओं व जुलूसों में बाधा उत्पन्न नहीं करें। एक आदमी अपना जुलूस निकाल रहा है तो दूसरा जाकर उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करे, और न ही अन्य दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रश्न पूछकर या अपने अथवा अपने दल के पर्चे वितरित कर कोई विघ्न पैदा करना चाहिए। यानी कि वो कर रहा है तो करने दो, तुम्हें भी करना है तो करो, पर दूसरी जगह जाके अगर उसको डिस्टर्ब न करो। दलों और अभ्यर्थियों द्वारा उन स्थानों से होकर अपना जुलूस नहीं ले जाना चाहिए जहां दूसरे दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा सभा की जा रही हो। पहले से पता है कि एक जुलूस इसी गली में आ रहा है और हम भी इधर से ले गए और फिर वहां पर दंगे होने की संभावना रहती है, तो इस तरह काम नहीं करने। पोस्टर वगैरह है तो दूसरों के हटा के उसके पे खुद के लगाना, ये नहीं करना है। दल या अभ्यर्थी को चुनाव प्रचार के लिए सभा करने से पूर्व सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यहाँ पर उनके द्वारा सभा करने का प्रस्ताव है, वहां कोई निर्बंधात्मक या प्रतिबंधात्मक आदेश लागू तो नहीं है, और यदि ऐसे आदेश लागू हो तो उनका कड़ाई के साथ पालन। मतलब किसी जगह को प्रतिबंधित कर रखा है कि भाई आप यहाँ पर राजनीतिक सभा नहीं कर सकते हो, तो वहां पर आपको नहीं करनी है। यदि ऐसे आदेशों से कोई छूट अपेक्षित है तो उसके लिए यथासमय संबंधित सक्षम अधिकारी को आवेदन करना चाहिए और छूट प्राप्त कर लेनी चाहिए। यानी कि पहले से परमिशन ले लें अगर ऐसा कोई आपत्तिजनक स्थान है तो। दल या अभ्यर्थी को प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों और उपयुक्त समय पर सूचना देनी चाहिए ताकि वे यातायात नियंत्रण करने, शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए आवश्यक इंतजाम कर सकें। यदि अपेक्षित हो तो संबंधित सक्षम अधिकारी से उसकी अनुमति भी लेनी चाहिए। ठीक है। दल या अभ्यर्थी को चाहिए कि वे अपनी किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउड स्पीकरों के प्रयोग या अन्य किसी सुविधा के लिए अनुमति प्राप्त करना चाहें तो संबंधित सक्षम अधिकारी के पास पर्याप्त समय से पहले आवेदन करें और ऐसी अनुमति प्राप्त कर लें। लाउड स्पीकरों के उपयोग की अनुमति यदि अपेक्षित है तो बिना अनुमति लाउड स्पीकरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। यानी कि परमिशन लेने के बाद चलाएं, और सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने के पश्चात भी लाउड स्पीकरों को उच्च आवाज में कदापि नहीं बजाएं। एक लिमिट से बाहर आवाज नहीं होनी चाहिए। किसी दल या अभ्यर्थी के द्वारा सभा आयोजित करने पर यदि ऐसी सभा में कोई विघ्न डाले या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करे तो सभा के आयोजकों को चाहिए कि विघ्न डालने वाले और अव्यवस्था फैलाने वाले का प्रयास करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करे। आयोजकों को स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, खुद नहीं भिड़ना है। जुलूस से संबंधित क्या बातें हैं सर? दल या अभ्यर्थी को चाहिए कि वे पहले ही तय कर लें कि जुलूस किस समय किस स्थान से शुरू होकर किस समय और किस स्थान पर समाप्त होगा। प्लानिंग होनी चाहिए कि ऐसे ही निकल गए वो नहीं, तथा किस मार्ग से होकर जाएगा। कार्यक्रम में बाद में सामान्यतः कोई फेरबदल नहीं करना चाहिए, जनरली तो नहीं करना चाहिए। फिर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो अलग बात है। क्या कहा? जुलूस के आयोजकों को चाहिए कि वे जुलूस के कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस को पर्याप्त समय पूर्व सूचित कर दे ताकि आवश्यक इंतजाम हो सके। ठीक है। जुलूस का आयोजन करने से पूर्व यह आवश्यक रूप से पता कर लेना चाहिए कि जुलूस के निकालने के संबंध में कोई प्रतिबंधात्मक आदेश तो लागू नहीं है। जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसे प्रतिबंधात्मक आदेशों से विशेष रूप से छूट न दे दी जाए तब तक उन निर्बंधों का पालन करना चाहिए। जुलूस के आयोजन के समय यातायात नियमों का भी पालन करना चाहिए। जुलूस की व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए जिससे यातायात में रुकावट न हो और यातायात का जमाव नहीं हो, है ना। पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जुलूस को सड़क के एक ओर रखना चाहिए और पुलिस के निर्देश व सलाह का पालन करना चाहिए। आयोजक जुलूस निकालने के लिए अग्रिम व्यवस्था करने हेतु कदम उठाएंगे ताकि यातायात में कोई रुकावट बाधा ना आए। यदि जुलूस बहुत लंबा है तो इसे उचित लंबाई के कई हिस्सों में आयोजित किया जाएगा ताकि सुविधाजनक अंतरालों पर, विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां जुलूस को सड़क और चौराहे पार करना है, रुके हुए यातायात को चरणों में छोड़ा जा सके, जिससे यातायात में भारी जाम से बचा जा सके। बहुत लंबा जुलूस है तो कुछ लोग निकले, फिर यातायात को जाने आने दो, उसके बाद दूसरे निकले, फिर उसके बाद तीसरे, इस तरह से अपन कर सकते हैं। यदि दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों ने लगभग उसी समय पर उसी रास्ते या उसी भाग से जुलूस निकालने का प्रस्ताव किया है तो आयोजकों को चाहिए कि वे समय से पूरा आपस में संपर्क स्थापित करें और ऐसी योजना बनाएं जिससे जुलूस में टकराव न हो एवं यातायात में बाधा न पहुंचे। स्थानीय पुलिस को सहायता संतोषजनक इंतजाम करने के लिए सदा उपलब्ध होगी। इस प्रयोजन के लिए दलों को यथाशीघ्र पुलिस से संपर्क स्थापित करना होगा। दल या अभ्यर्थी को उनके द्वारा आयोजित जुलूसों में किसी व्यक्ति को कोई ऐसी वस्तु लेकर चलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिसका उत्तेजना के क्षणों में दुरुपयोग हो सके, जैसे तलवार वगैरह हो गई या लठ वगैरह हो गए, तो ऐसी चीजें नहीं लेके चलनी है।
किसी दल या अभ्यर्थी को अन्य दल के सदस्यों, उनके नेताओं या अन्य अभ्यर्थी के पुतले लेकर चलने, उनको किसी सार्वजनिक स्थान पर जलाने का कार्य नहीं करना चाहिए और न ही ऐसे प्रदर्शनों का समर्थन करना चाहिए। मतदान दिवस, वोटिंग का जो डे है, पोलिंग का डे है, उस दिन क्या करना है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान निष्पक्ष, शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से हो और मतदाताओं को पूरी स्वतंत्रता हो कि वे बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, खुद की मर्जी से वोट कर सकें, निर्वाचन कर्तव्य पर लगे हुए अधिकारियों के साथ सहयोग करें। ठीक है। अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान पत्र दें। आपके जो कार्यकर्ता हैं उनको कोई पहचान पत्र आईडी गले में डाल दें, पता चल जाएगा कि ये इस राजनीतिक दल का या इस उम्मीदवार का समर्थक या कैंडिडेट है। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि मतदाताओं को उनके द्वारा दी गई पहचान पर्चियां सादे सफेद कागज पर होंगी और उन पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम अंकित नहीं होगा। यानी जो मतदाता पर्ची है उस पर किसी तरह का कोई और अंकन नहीं होना चाहिए। मतदान के दिन और उसके पूर्व के 48 घंटों के दौरान किसी को शराब पेश या वितरित न करें, है ना। मतदान के दिन से 48 घंटे पहले मतदान केंद्रों के निकट लगाए गए कैंपों के नजदीक अनावश्यक भीड़ इकट्ठी न होने दें, जिससे दलों और अभ्यर्थियों के कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों में आपस में तनाव या संघर्ष न हो। इस तरह का ध्यान रखें, है ना। यह सुनिश्चित करेगा अभ्यर्थियों के कैंप साधारण हो, उन पर टेंट नहीं लगाएं जाए तथा उन पर कोई पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित न की जाए। कैंपों में खाद्य पदार्थ पेश न किए जाएं और ना ही भीड़ को शिविरों में इकट्ठा होने की अनुमति दी जाए। कैंप को आपको इन सभी दिशा निर्देशों के अनुरूप लगाना रहेगा। मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगाए जाने वाले निबंधनों का पालन करने में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करें और वाहनों के लिए परमिट प्राप्त कर लें और उन्हें उन वाहनों पर ऐसा लगा दें जिससे वे साफ साफ दिखाई देते रहे, पता चल जाए कि हाँ परमिटेड वाहन है, यही चलाया जा सकता है ना, ताकि समस्या पैदा ना हो। 200 मीटर की परिधि में अपना कैंप किसी भी स्थिति में नहीं लगाएं। 200 मीटर से बाहर अगर आपको कुछ कैंप वैम्प करना है तो। मतदान केंद्र व इसकी 100 मीटर की परिधि में किसी मतदाता से मत संयाचना, यानी कि वोट करने की जो कन्वेंसिंग है वो नहीं करें और न ही अपने कार्यकर्ताओं को करने दें। वाहन का परमिट सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर लेने के बाद भी ऐसे वाहन में स्वयं अभ्यर्थी वह उसके परिवारजन अथवा निर्वाचन एजेंट व उसके परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य किसी मतदाता को नहीं बिठाएं। आपके लिए जो मतलब वाहन की अनुमति मिली तो आप ही उसको यूज करें। अपने कार्यकर्ताओं को किसी भी वाहन से अन्य ऐसे मतदाताओं को जो उनके स्वयं के परिवारजन नहीं है मतदान केंद्रों तक लाने, वहां से ले जाने का कार्य करने से पूर्णतः रोकें। अब आप देख लीजिए, मतदाताओं का प्रतिरूपण अर्थात गलत नाम से मत डालने का प्रयास तो बिल्कुल ही नहीं करना है। ठीक है, चुनाव आयोग को बहुत पावर्स रहते हैं, समस्याएं खड़ी हो जाएगी। मतदान केंद्र मतदाताओं के सिवाय कोई भी व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए विधि मान्य पास के बिना मतदान केंद्रों में प्रवेश नहीं करेगा। मतदाता ही जाएंगे। अगर कोई थर्ड पर्सन आ रहा है तो उसके पास में पास होना चाहिए कि हाँ भाई चुनाव आयोग ने मुझे भेजा है, मैं ऑब्जर्वर हूँ कि या वो अधिकारी हूँ XYZ कोई भी। पर्यवेक्षक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं। यदि निर्वाचनों के संचालन के संबंध में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो वे उसकी सूचना पर्यवेक्षक को दे सकते हैं चुनाव के टाइम पे, है ना। सत्ताधारी दल यानी कि जो अभी पावर में है, सत्ताधारी दल को चाहे वह केंद्र में हो या राज्य में हो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह शिकायत करने का कोई मौका न दिया जाए कि उस दल ने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनों के लिए अपने सरकारी पद का उपयोग किया है। और विशेष रूप से मंत्रियों को अपने शासकीय दौरों को निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन से संबंधित प्रचार कार्य के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। मंत्रियों को अपने शासकीय दौरों को, अब खुद के जो प्रशासनिक दौरे हैं उनको यानी कि प्रचार के लिए गए और दौरे का नाम लेके आ गए, और निर्वाचन के दौरान प्रचार करते हुए शासकीय मशीनरी अथवा कार्मिकों का उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। सरकारी मशीनरी लेकर के आप आए और प्रचार कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। सरकारी विमानों, गाड़ियों सहित सरकारी वाहनों, मशीनरी और कार्मिकों का सत्ताधारी दल के हित को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि भाई सत्ताधारी दल प्रयोग नहीं कर सकता, इसका मतलब विपक्ष के भी नहीं कर सकता। यूं सत्ताधारी दल को चाहिए कि वह सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान इत्यादि पर निर्वाचन सभाएं आयोजित करने और निर्वाचन के संबंध में हवाई उड़ानों के लिए हेलीपैड के इस्तेमाल करने के लिए अपना एकाधिकार न जमाएं। ऐसे स्थानों पर प्रयोग दूसरे दलों और अभ्यर्थियों को भी उन्हीं शर्तों पर करने दिया जाए जिन शर्तों पर सत्ताधारी दल उनका प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए। सत्ताधारी दल या उसके अभ्यर्थियों का विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों पर एकाधिकार नहीं होगा। ऐसे आवासों का प्रयोग निष्पक्ष तरीके से करने के लिए अन्य दलों और अभ्यर्थियों को अनुमति दी जाएगी, लेकिन कोई भी दल या अभ्यर्थी ऐसे आवासों का व इनके साथ संलग्न परिसरों का प्रचार कार्यालय के रूप में या निर्वाचन प्रोपेगेंडा के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने की दृष्टि से प्रयोग नहीं करेगा। प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चौथा पॉइंट क्या है? निर्वाचन अवधि के दौरान राजनीतिक समाचारों तथा प्रचार की पक्षपातपूर्ण ख्याति के लिए सरकारी खर्चे से समाचार पत्रों में या अन्य माध्यमों में ऐसे विज्ञापनों का जारी किया जाना तथा सरकारी जन माध्यमों का दुरुपयोग कर्तव्यनिष्ठ होकर बिल्कुल बंद रहना चाहिए, जिनमें सत्ताधारी दल के हितों को अग्रसर करने की दृष्टि से जिनकी उपलब्धियां दिखाई गई हो।
मंत्रियों और अन्य प्राधिकारियों को उस समय से जब से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किए जाते हैं विवेकाधीन निधि में से अनुदानों अदायगियों की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। आप फंड को यूज नहीं कर सकते हैं, सरकारी फंड को। पॉइंट नंबर 6 से समझना बाकी है। चलिए, पॉइंट नंबर 6 बचा है। मंत्री और अन्य प्राधिकारी उस समय से जब से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किए जाते हैं किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय मंजूरी वचन देने की घोषणा नहीं करेंगे। मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, विकास कार्य भी नहीं कर सकते। किसी प्रकार की परियोजनाओं अथवा स्कीमों के लिए आधारशिलाएं आदि नहीं रखेंगे। सड़कों के निर्माण का कोई वचन नहीं देंगे। पीने के पानी की सुविधाएं नहीं देंगे। शासन सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कोई भी तदर्थ नियुक्ति न की जाए जिससे सत्ताधारी दल के हित में मतदाता प्रभावित हो। ठीक है, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। केंद्रीय या राज्य सरकार के मंत्री, अभ्यर्थी या मतदाता अथवा प्राधिकृत अभिकर्ता की अपनी हैसियत को छोड़कर किसी भी मतदान केंद्र या गणना स्थल में प्रवेश नहीं करें। ठीक है, आपका जैसे आप बोले मंत्री हैं लेकिन चुनाव का दिन है तो आप जहां आपका वोट पड़ता है वहां जा सकते हैं, है ना, दूसरों को जाके तंग करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रियों और अन्य प्राधिकारियों को उस समय से जब से कार्यक्रम घोषित किया जाता है निर्वाचन संबंधी कार्यों से जुड़े हुए अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं करने, ट्रांसफर वगैरह नहीं करने। राज्य निर्वाचन आयोग कोई भी निर्वाचन की तारीख की घोषणा करेगा जो ऐसे निर्वाचनों के बारे में होने वाली अधिसूचना की तारीख से सामान्यतः 3 सप्ताह से अधिक नहीं होगी। तो आपको जनरली 3 सप्ताह से अधिक की जो है वो नहीं होगी। ये क्या इसको कहते हैं, एमसीसी। तो एमसीसी के अंदर ये जो जितने भी बातें लिखी हुई थी वो मैंने आपको बताई। किसी को लग सकता है केवल पढ़ के बताई, लेकिन जिसमें एक्सप्लेन करने जैसी चीज थी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी नॉन एक्सप्लेबल चीज को तो क्या ही करना है, उसको तो केवल पढ़ के ही बताना था। तो ये आपकी पूरी की पूरी एमसीसी थी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, पूरा पढ़ के बता दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।